कभी आपने सोचा है कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स आखिर चलता कैसे है? सोचो, एक फुटबॉल को किक मारो तो वो हवा में उड़ती है, लेकिन थोड़ी देर बाद नीचे आ ही जाती है। गाड़ियां, प्लैनेट, स्टार्स, हर चीज मूव कर रही है। इन सब के पीछे ना एक सीक्रेट लैंग्वेज है, एक रूल बुक जिसे हम कहते हैं फिजिक्स। और आज हम उस रूल बुक का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर खोलने जा रहे हैं, फोर्स और मोशन। जरा सोचो, आपने एक बॉल को जमीन पर रोल किया। वो थोड़ी दूर जाती है, धीरे होती है और फिर रुक जाती है। आप साइकिल चला रहे हो, आपने पेडल मारना बंद किया और साइकिल भी रुक गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर चीज नेचुरली आलसी है, कि सबका नेचुरल स्टेट रुकना ही है? बिलीव इट और नॉट, सदियों तक बड़े से बड़े दिमाग यही सोचते थे। लेकिन ये अधूरा सच था। असली कहानी कुछ और ही है, और आज हम उसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का सफ़र। हम शुरू करेंगे उस सदियों पुरानी गलतफहमी से। फिर हम मिलेंगे हर चीज़ की अपनी एक जिद से, जिसे कहते हैं इनर्शिया। फिर देखेंगे कि इस जिद को नापते कैसे हैं, एक चलती हुई चीज़ में आखिर दम कितना होता है। और फिर आएगा अस्त्र, फोर्स का मास्टर फॉर्मूला। और एंड में हम इस फॉर्मूला को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करेंगे। ट्रस्ट मी, इस सफ़र के बाद आप अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखोगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं उस पहले सबसे बड़े सवाल से। हजारों साल तक हम इंसानों को मोशन के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। एक ऐसी गलतफहमी जो हमें अपनी आंखों से बिल्कुल सच लगती थी। देखो, पुरानी सोच बहुत सिंपल थी। हमने देखा कि हर चीज आखिर में रुक जाती है। बॉल रुक जाती है, गाड़ी रुक जाती है, तो हमने मान लिया कि रेस्ट यानी आराम करना ही नेचुरल स्टेट है। और किसी चीज को चलाते रहने के लिए उसे कॉन्स्टेंटली धक्का देना पड़ता है, यानी फोर्स लगाना पड़ता है। सही लगता है ना? लेकिन ये गलत था। फिर आए गैलीलियो और न्यूटन, और उन्होंने कहा, एक मिनट, आप लोग एक चीज भूल रहे हो, फ्रिक्शन। उन्होंने दुनिया को बताया कि मोशन भी उतना ही नेचुरल है जितना कि रेस्ट। फोर्स चीजों को चलाए रखने के लिए नहीं, बल्कि उनके मोशन को बदलने के लिए जरूरी है। मतलब उसकी स्पीड बढ़ाने, कम करने या उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। क्या गेम चेंजिंग आइडिया था। और इस नई सोच से जन्म हुआ हमारे पहले सुपरस्टार कॉन्सेप्ट का इनर्शिया। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दिल है। बेसिकली ये यूनिवर्स की हर चीज की अपनी एक जिद है, एक स्टबर्ननेस है। तो आखिर ये इनर्शिया है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, हर ऑब्जेक्ट अपनी करंट सिचुएशन में मस्त है। जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहना चाहती है, और जो चीज एक कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है वो वैसे ही चलती रहना चाहती है फॉरएवर। वो बदलाव पसंद नहीं करती। इसी जिद को, इसी रेजिस्टेंस टू चेंज को फिजिक्स की भाषा में इनर्शिया कहते हैं। इसे फील करना है ना? अगली बार जब आप बस या कार में बैठे हो तो ध्यान देना। जैसे ही बस अचानक आगे बढ़ती है, आपको एक झटका पीछे की तरफ लगता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पैर तो बस के फ्लोर के साथ आगे चल पड़े, पर आपकी अपर बॉडी ने कहा, नहीं भाई, मैं तो यहीं आराम कर रही थी। वो इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पर रुकी रहना चाहती थी। सेम चीज होती है जब अचानक ब्रेक लगते हैं। बस रुक जाती है, पर आपकी बॉडी अभी भी आगे जाना चाहती है और आप आगे की तरफ गिर पड़ते हो। और शार्प टर्न पर बस मुड़ती है, पर आपकी बॉडी कहती है मुझे सीधा जाना है। ये सब आपकी बॉडी की जिद है। अ क्लासिक केस ऑफ इनर्शिया इन एक्शन। और ये जिद हर जगह है, लिटरली। आप पेड़ की डाली को जोर से हिलाते हो तो पत्ते क्यों गिरते हैं? क्योंकि डाली तो मूव कर जाती है, पर पत्ते इनर्शिया के कारण अपनी जगह रुके रहना चाहते हैं और बेचारे टूट जाते हैं। कैरम में जब आप स्ट्राइकर से सबसे नीचे वाली गोटी को मारते हो तो सिर्फ वही निकलती है, बाकी पूरा स्टैक इनर्शिया की वजह से वैसे का वैसा नीचे आ जाता है। और बस की छत पर सामान रस्सी से क्यों बांधते हैं? सिंपल, ताकि बस के अचानक रुकने या मुड़ने पर सामान अपनी इनर्शिया की जिद में गिर ना जाए। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हर चीज की जिद यानी इनर्शिया बराबर होता है? मतलब एक छोटी सी बॉल का इनर्शिया और एक बड़े से ट्रक का इनर्शिया क्या सेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस जिद को हम नापते कैसे हैं? हाउ डू वी मेजर इनर्शिया? चलो एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। एक खाली बॉक्स को हिलाना आसान है या किताबों से भरे बॉक्स को? ऑब्वियस है, भरे बॉक्स को। एक प्लास्टिक की बॉल को रोकना आसान है या उतने साइज के पत्थर को? एक साइकिल को धक्का देना आसान है या एक पूरी ट्रेन को? यहाँ पैटर्न क्या दिख रहा है? बिल्कुल सिंपल है। जिस चीज में माल ज्यादा है उसकी जिद भी ज्यादा है। और फिजिक्स में इसी माल को, इसी स्टफ को हम कहते हैं मास। तो आसान शब्दों में, मास ही इनर्शिया का मेजरमेंट है। ये उसकी जिद का नंबर है
जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा जिद, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा उसकी स्टेट को चेंज करने में। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम यानी केजी। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमें इनर्शिया समझ आ गया, यानी मास। ये तो हुई रुके रहने की जिद की बात। पर जब कोई चीज चल रही हो तो उसके मोशन में कितना दम है, उसका इम्पैक्ट कितना होगा, ये सिर्फ उसके मास से डिसाइड नहीं होता। और यहाँ पिक्चर में आता है एक नया हीरो, मोमेंटम। मोमेंटम, जिसे हम P से लिखते हैं, बेसिकली मास और वेलोसिटी का सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इसका फॉर्मूला है P = m/v। इसका मतलब ये है कि एक चलती हुई चीज में कितना दम है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक, वो कितनी भारी है यानी उसका मास, और दो, वो कितनी तेजी से चल रही है यानी उसकी वेलोसिटी। मोमेंटम, आप कह सकते हैं, मास इन मोशन है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचो, एक तेजी से आती हुई क्रिकेट बॉल से ज्यादा चोट लगती है या एक टेबल टेनिस बॉल से? क्रिकेट बॉल से, राइट? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, इसलिए उसका मोमेंटम भी ज्यादा है। अब दूसरी तरफ देखो, एक बहुत धीरे चलता हुआ ट्रक भी कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। क्यों? उसकी वेलोसिटी भले ही कम हो, पर उसका मास इतना ज्यादा है कि टोटल मोमेंटम बहुत हाई हो जाता है। और एक छोटी सी बुलेट, मास तो ना के बराबर है, पर उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आखिर में इम्पैक्ट की असली कहानी मोमेंटम की है। ऑल राइट, हमने इनर्शिया समझा, हमने मोमेंटम समझा। अब टाइम है उस मास्टर की का जो इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ती है। वेलकम टू द हार्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स दोस्तों, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यही वो लॉ है जो हमें बताता है कि फोर्स आखिर करता क्या है। ओके, इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जिस रेट से बदलता है वो उस पर लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो इसे डिकोड करते हैं। मोमेंटम का बदलना मतलब क्या? फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu, और जिस रेट से मतलब डिवाइडेड बाय टाइम t। तो हमें मिला फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। अब इसमें से m कॉमन ले सकते हैं, तो बचा m टाइम्स v माइनस u बाई t, और v माइनस u बाई t यानी वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेशन। एंड देयर इट इज, हमारा मास्टर फॉर्मूला आ गया। फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, F = ma। इसका सबसे बेस्ट, सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है क्रिकेट। आपने देखा होगा, एक फील्डर तेजी से आती बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथ पीछे की तरफ खींचता है। पता है वो क्या कर रहा है? वो अनजाने में न्यूटन सेकेंड लॉ यूज कर रहा है। हाथ पीछे खींचकर वो उस बॉल का मोमेंटम जीरो करने का टाइम t बढ़ा देता है। और जब फॉर्मूला में नीचे वाला नंबर यानी टाइम बढ़ेगा तो फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। सिंपल। इससे उसके हाथों पर झटका कम लगता है, चोट कम लगती है। अगर वो हाथ आगे ही रखेगा तो टाइम बहुत कम होगा, फोर्स बहुत ज्यादा होगा और हाथ में इंजरी पक्की। चलो, थियोरी बहुत हो गई। अब टाइम है इस पावरफुल फॉर्मूला F = ma को आजमाने का। अब हम इस सुपर फॉर्मूला को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये रियल वर्ल्ड में सच में कैसे काम करता है। रेडी? ठीक है, तो आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। सोच के बताइए किस में ज्यादा फोर्स लगेगा। केस 1, एक 2 किलो की चीज को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड के फास्ट एक्सेलरेशन से धक्का देने में, या केस 2, एक 4 किलो की भारी चीज को सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड के स्लो एक्सेलरेशन से धक्का देने में। क्या लगता है आपको? सोचो। चलो अब कैलकुलेट करते हैं। हमारा फॉर्मूला सिंपल है, F = m × a। केस 1 में फोर्स होगा 2 kg मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 10 न्यूटन्स। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं। यहाँ फोर्स होगा 4 kg मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 8 न्यूटन्स। तो रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। हल्की चीज को तेज एक्सेलरेट करने में भारी चीज को धीरे एक्सेलरेट करने से ज्यादा फोर्स लगा। तो केस 1 को ज्यादा फोर्स की जरूरत है। देखा, फिजिक्स कभी कभी हमारे गेस से अलग होती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा और रियल लाइफ। सोचो, एक कार है जिसका मास है 1000 kg। वो 108 km/h की जोरदार स्पीड से भाग रही है। ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक्स लगाए और कार 4 सेकंड में रुक गई। तो सवाल ये है, ब्रेक्स ने उस कार को रोकने के लिए आखिर कितना फोर्स लगाया? चलो इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मास m है 1000 kg, फाइनल वेलोसिटी v है 0 क्योंकि कार रुक गई है, टाइम t है 4 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी u है 108 km/h। वेट, यहाँ एक छोटा सा ट्रैप है।
हमेशा यूनिट्स चेक करो। बाकी सब SI यूनिट्स में है, पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल ट्रिक है, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 108 टाइम्स 5/18 हो जाता है 30 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट। अब सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। फॉर्मूला लगाओ, F = m टाइम्स v माइनस u डिवाइडेड बाई t। वैल्यूज डालो, F = 1000 टाइम्स 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4। ये हुआ माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई 4। फाइनल आंसर माइनस 7,500 न्यूटन्स। लेकिन एक मिनट, आंसर में ये माइनस साइन क्यों आया? क्या हमसे कोई गलती हो गई? बिल्कुल नहीं। फिजिक्स में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये माइनस साइन कोई गलती नहीं, बल्कि एक कहानी बता रहा है। कार आगे जा रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ब्रेक का फोर्स उसे रोकने के लिए उसके मोशन के ऑपोजिट यानी पीछे की तरफ लग रहा था, इसलिए फोर्स नेगेटिव आया। देखा, मैथ हमें सिर्फ नंबर नहीं, डायरेक्शन भी बताता है। तो आज हमने समझा कि फोर्स ही वो चीज है जो मोशन को बदलता है। F = ma। पर मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। न्यूटन का एक तीसरा लॉ भी है। वो कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब जब आप दीवार को धक्का देते हो तो दीवार भी आपको उतने ही फोर्स से वापस धक्का देती है। तो अगर दोनों फोर्सेस बराबर है तो वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? और अगर ऐसा है तो फिर इस दुनिया में कोई भी चीज मूव कैसे करती है? इसके बारे में सोचिए। इसका जवाब हम ढूंढेंगे अगले